भारत माता की जय। और मेरा नाम रेवा है। आपने सुना ही होगा कि अहंकार में तीनों गए, धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो, रावण, कौरव और कंस। इन पंक्तियों में मैं आज एक नया नाम जोड़ना चाहूंगी, श्रीमती इंदिरा गांधी का। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, श्रीमती इंदिरा गांधी जी का। इन पंक्तियों में मैंने श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम क्यों जोड़ा, इसके पीछे एक किस्सा है। यह किस्सा नहीं, हकीकत है। बात है 1966 की, जब इंदिरा गांधी भारत की तीसरी और प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनती हैं। उस समय इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री बनना नामुमकिन सा था, क्योंकि विपक्ष में थे दक्षिण भारत के वरिष्ठ विख्यात नेता एस निजलिंगप्पा, जिनको हराकर भारत का प्रधानमंत्री बनना श्रीमती इंदिरा गांधी के लिए नामुमकिन सा था। इंदिरा गांधी ने एड़ी चोटी एक कर दी भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए इंदिरा गांधी कई संतों के पास गई आशीर्वाद लेने के लिए, जिनमें से एक थे करपात्री महाराज और शंकराचार्य जी। जब इंदिरा गांधी आशीर्वाद लेने के लिए करपात्री महाराज के पास पहुंची तो करपात्री महाराज ने कहा कि हमारा समर्थन और हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, पर हमें आपसे एक वचन चाहिए कि जब आप भारत की प्रधानमंत्री बनेंगी तो आप भारत में गौ हत्या पर रोक लगाएंगी। इंदिरा गांधी ने करपात्री महाराज को वचन दिया कि अगर मैं भारत की प्रधानमंत्री बनी तो भारत में गौ माता के कल्याण में काम करूंगी और भारत में गौ हत्या पर रोक लगाऊंगी। आखिर वो दिन आ गया। 24 जनवरी 1966 को श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनती हैं। कुछ दिन बीत गए। करपात्री महाराज और शंकराचार्य जी श्रीमती इंदिरा गांधी के पास आए। करपात्री महाराज ने सोचा कि इसे तो मैंने ही आशीर्वाद दिया है, ये मुझे कैसे मना करेगी। बड़े ही विश्वास के साथ करपात्री महाराज इंदिरा गांधी के पास पहुंचे। इंदिरा गांधी ने कहा, महाराज जी, मैं तो अभी प्रधानमंत्री बनी हूं, कुछ समय दीजिए आप मुझे। करपात्री महाराज ने पूछा, आपको और कितना समय चाहिए? तो इंदिरा गांधी ने कहा, बस थोड़ा समय चाहिए। करपात्री महाराज वापस चले गए। कुछ महीने और बीते। शंकराचार्य और करपात्री महाराज वापस इंदिरा गांधी के पास आए। इंदिरा गांधी ने टाल मटोल कर करपात्री महाराज और शंकराचार्य जी को वापस भेज दिया। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर बीत चुके थे। करपात्री महाराज और शंकराचार्य का धैर्य जवाब दे चुका था। अब आया महीना नवंबर का। करपात्री महाराज और शंकराचार्य जी ने निश्चय किया कि अब हम खुद संतों और गौ माता के साथ दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में अनशन करेंगे, अपनी मांगे रखेंगे कि गौ हत्या बंद हो और चारों तरफ से संसद को घेर लेंगे। महात्मा गांधी तो थे नहीं। उस अनशन पर जाने के लिए करपात्री महाराज ने विनोबा भावे जी से अनुमति भी ली थी। आगे आगे हजारों की तादाद में गायें चल रही थी और पीछे चल रहे थे संत। इन गायों पर, इन संतों पर इंदिरा गांधी के आदेश पर गोलीबारी की गई। इस गोलीबारी में कई संत और कई गौ माताओं की हत्या कर दी जाती है। उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना नहीं था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब न्यूज चैनल। उस समय प्रिंट मीडिया का टाइम था। प्रिंट मीडिया यानी समाचार पत्र। आर्यव्रत और केसरी में करपात्री महाराज ने एक विज्ञप्ति दी कि हे देवी, हमारे पूर्वजों ने संविधान को स्वीकार किया है। हम इस देश के नागरिक हैं और हमें अधिकार है अपनी बातों को आगे रखने का। हमें अधिकार है सरकार से मांग करने का, पर तुम सत्ता के नशे में मदमस्त इंसानियत भूल चुकी हो। तुमने हमारे संतों का खून किया है, हम तुम्हें उसके लिए माफ करते हैं, पर तुमने हमारी माँ का खून किया है, उसके लिए हम संत तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। आज गोपाष्टमी है। आज के दिन गौ माता का
आवाहन होता है, पूजा होती है। आज गोपाष्टमी के दिन तुमने मेरी माँ को मारा है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि इसी गोपाष्टमी के दिन पर, इसी गोपाष्टमी तिथि पर तुम्हारे वंश का नाश होगा। संजय मरे आकाश में, उस दिन गोपाष्टमी थी। इंदिरा मरी आवास में, उस दिन भी गोपाष्टमी थी। राजीव गांधी मरे मद्रास में, उस दिन भी गोपाष्टमी थी। आप इसे एक संयोग मान सकते हैं, पर यह सत्य भी हो सकता है। हम हिंदू समाज, हम हिंदू कर्म में विश्वास रखते हैं और पाप पुण्य में विश्वास रखते हैं। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसका फल वह इसे मृत्यु लोक पर भोग कर जाता है। तो शायद आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा कि इंदिरा गांधी को करपात्री महाराज ने श्राप दिया था कि उनके वंश का नाश हो जाएगा। और आपने खुद देखा कि संजय, इंदिरा और राजीव तीनों इस दुनिया में नहीं रहे। खैर, जो बीत गया सो बीत गया, वह एक इतिहास है। आइए बात करते हैं वामपंथी सोच रखने वाली कांग्रेस के दोगलेपन के बारे में। पर आज हम सिर्फ कांग्रेस के दोगलेपन के बारे में ही नहीं, बल्कि कांग्रेस समर्थकों के भी दोगलेपन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी की डिग्री पर हुए बवाल पर। नरेंद्र मोदी जी की डिग्री हाल ही में एक नेशनल इशू बनी। कांग्रेस के साथ साथ सभी विपक्षी दलों ने नरेंद्र मोदी की डिग्री पर जांच पड़ताल की मांग की। क्या कभी कांग्रेस समर्थकों या विपक्षी दलों ने कांग्रेस भवन में बैठे राजाओं से इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में पूछा है क्या? इंदिरा गांधी ने शांति निकेतन पर एडमिशन लिया। श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने इंदिरा गांधी को विश्वविद्यालय से निकालकर बाहर फेंक दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने जवाहरलाल नेहरू से कहा कि इंदिरा गांधी हमारे विश्वविद्यालय में एक बोझ की तरह है। इंदिरा गांधी का अहंकार, इंदिरा गांधी का व्यवहार, इंदिरा गांधी की जीवन शैली और इंदिरा गांधी का शिक्षा के प्रति अरुचि मुझे या मेरे विश्वविद्यालय को सहनीय नहीं है। राहुल गांधी से उनकी पढ़ाई के बारे में पूछने पर राहुल गांधी को मिर्गी आ जाती है, आपने कई बार देखा होगा। और सोनिया गांधी के एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में पता करना भूसे में सुई ढूंढने के समान है। सोनिया गांधी ने क्या पढ़ा लिखा, कौन थी, कहां से आई, ऊपर वाला मालिक है। सोशल मीडिया में मैंने पढ़ा है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वह एक बार में काम करती थी। खैर, काम कोई भी हो, छोटा बड़ा, उसमें कोई बुराई नहीं है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। कांग्रेस और कांग्रेस समर्थक श्री नरेंद्र मोदी को हिटलर नाम से बुलाते हैं। हिटलर, ये बात सुनकर मुझे बहुत हंसी आती है। ये कांग्रेस और कांग्रेस समर्थक शायद आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी के इमरजेंसी काल को भूल चुके हैं। ये कांग्रेस समर्थक इंदिरा गांधी के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट को भूल चुके हैं। इंदिरा गांधी ने स्वयं कहा था, मेरे पिता एक राजनेता है, मैं एक राजनैतिक महिला हूं। मेरे पिता संत थे, मैं नहीं हूं। 1975 से 1977 तक 21 महीनों की इमरजेंसी पीरियड को क्या आप सब भूल चुके हैं? जहां किसी को भी श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में बात करना, लिखना, बोलना, डिस्कस करना अपराध माना जाता था। किसी को भी इंदिरा गांधी के खिलाफ बात करने का अधिकार नहीं था। यहां तक कि मीडिया को भी श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ लिखने का अधिकार नहीं था।
इमरजेंसी की बात निकली है तो मैं एक बात और बताना चाहूंगी। एक छोटा सा किस्सा है। हालांकि इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी के पास सारे डिक्टेटोरियल पावर्स थे। आप समझ लीजिए कि इंदिरा गांधी जेलर थी, बाकी सब कैदी थे। जहां पत्रकार भी अपना कलम उठाने से डरता था, इमरजेंसी में किसी की भी हिम्मत नहीं थी इंदिरा गांधी के खिलाफ आवाज उठाने की। वहीं चंद्रशेखर जी की धर्मपत्नी द्विजा देवी ने इंदिरा भवन के सामने खड़े होकर इंदिरा गांधी को हजारों अपशब्द कहे। इसका कारण आप जानते हैं, चंद्रशेखर साहब जेल में थे 19 महीनों तक। इंदिरा भवन के सामने एक बस स्टॉप था जहां बच्चे खड़े होकर बस का इंतजार किया करते थे। इंदिरा भवन के द्वारपाल उन बच्चों को धमकाया करते थे कि यहां मत खड़े हो ना, वरना उठाकर जेल पर फेंक दिया जाएगा। यह देखकर द्विजा देवी बहुत आहत हुई। द्विजा देवी ऑलरेडी बहुत आक्रोशित थी क्योंकि उनके पति चंद्रशेखर तिहाड़ जेल में सड़ रहे थे। बिना किसी भय के, बिना किसी डर के द्विजा देवी इंदिरा भवन के सामने खड़े होकर इंदिरा गांधी को हजारों अपशब्द कहे। द्वारपाल द्विजा देवी को कहते रहे कि आप यहां से चले जाओ, वरना आपको जेल में डाल दिया जाएगा। पर द्विजा देवी ने कहा कि मैं अपना ऑलरेडी सब कुछ गवा चुकी हूं, मेरे पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन आज मैं यहां बिना सत्य कहे नहीं जाने वाली हूं। तो मैं द्विजा देवी को सलाम करती हूं। कांग्रेस समर्थक और सभी विपक्षी दल नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी को कम्युनल बताती है। क्या कभी देश की जनता ने, क्या कभी कांग्रेस सपोर्टर्स ने कांग्रेसियों से यह सवाल पूछा? क्या कांग्रेस भवन के राजाओं से सवाल पूछा कि जब पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था तो भारत को धर्मनिरपेक्ष क्यों बनाया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? सभी कांग्रेस समर्थक हमेशा एक सवाल खड़ा करते हैं कि नरेंद्र मोदी ने अपनी धर्मपत्नी को क्यों छोड़ा। इन कांग्रेसियों ने, इन कांग्रेस समर्थकों ने कभी कांग्रेस भवन के राजाओं से पूछा कि इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू, जो एक कश्मीरी पंडित थी, इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू श्रीमती इंदिरा गांधी कैसे बनी? कांग्रेस और कांग्रेस समर्थकों ने कहा कि नरेंद्र मोदी एक सूट बूट की सरकार है। क्या कांग्रेस और कांग्रेस समर्थक भूल गए कि जब भारत की जनता दाने दाने के लिए तरस रही थी, भूखमरी से लड़ रही थी, भारत के नागरिकों को रोटी, कपड़ा और मकान तीनों नसीब नहीं हो रहा था, तब इंदिरा गांधी विदेश में अपना इलाज कराने जाया करती थी। जब भारत का नागरिक तन ढकने के कपड़े के लिए, एक कपड़े के टुकड़े के लिए तरस रहा था, तब जवाहरलाल नेहरू अपने कपड़े विदेश से धुलवा कर मंगवाते थे। विपक्षों ने कई बार यह सवाल खड़ा किया कि नरेंद्र मोदी की जाति क्या है, नरेंद्र मोदी किस कास्ट से है, नरेंद्र मोदी जनरल है, एसटी एससी है, ओबीसी है, क्या है? क्या कभी कांग्रेसियों ने, विपक्षियों ने गांधी परिवार से या इंदिरा गांधी से या सोनिया गांधी से या राहुल गांधी से यह सवाल पूछा कि आखिर इंदिरा गांधी कैसे बनी? इंदिरा कश्मीरी पंडित है, पारसी है, खान है या फिर गांधी है? और अगर वो गांधी है तो पारसी गांधी है या महात्मा गांधी जी वाली गांधी है? बात और बताना चाहूंगी कि सभी कांग्रेस समर्थक और विपक्षी दल और मीडिया प्रेस्टिट्यूट्स, जिन्हें हम बिकाऊ मीडिया कहते हैं, वो नरेंद्र मोदी को हत्यारा बुलाते हैं गुजरात दंगों के लिए। क्या इन विपक्षी दलों ने, क्या इन कांग्रेस समर्थकों ने, क्या इन कांग्रेसियों ने कभी कांग्रेस भवन के राजाओं से पूछा कि आखिर 1984 के दंगे कैसे हुए? क्या ये कांग्रेस
समर्थक 1984 के दंगों में हुए नरसंहार को भूल चुके हैं? क्या कांग्रेस समर्थक कांग्रेस आधिपत्य में हुए सिखों के नरसंहार को भूल चुके हैं? नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सभी कांग्रेसी और कांग्रेस समर्थकों ने मीडिया में नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने अपनी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं जैसे आडवाणी और जोशी को वृद्धाश्रम भेज दिया है। शुक्र मनाइए कि नरेंद्र मोदी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को वृद्धाश्रम भेजा है। आपकी आयरन लेडी इंदिरा गांधी की तरह कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को पार्टी ऑफिस से लात मारकर बाहर नहीं निकाला। जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी ने लाल बहादुर शास्त्री को एक खत लिखा, जिस खत पर इंदिरा गांधी ने लिखा कि जिस ऑफिस पर लाल बहादुर शास्त्री बैठते थे, इस ऑफिस को नेहरू जी का मेमोरियल बना देना चाहिए, क्योंकि अब नेहरू जी रहे नहीं, अब इस ऑफिस में आपसे मिलने कोई नहीं आएगा। लगभग इंदिरा गांधी ने लाल बहादुर शास्त्री को उस ऑफिस से जड़ से उखाड़ के फेंकने की कोशिश की। कांग्रेस समर्थक और सभी विपक्षी दल नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर इशरत जहां के फेक एनकाउंटर का आरोप लगाते हैं। क्या इन चमचों ने कभी भी कांग्रेस भवन में बैठे राजा रानियों से पूछा कि आखिर संजय गांधी की मृत्यु कैसे हुई थी? क्या इन चमचों ने कभी भी यह सवाल खड़ा किया कि इंदिरा गांधी ने मेनका गांधी और अपने पोते को घर से बाहर क्यों निकाला? कांग्रेस समर्थक और विपक्षी दल नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर आरोप लगाते हैं कि इन्होंने गुजरात पर एक महिला का फोन टैप कराया। क्या इन चमचों ने कभी कांग्रेस से पूछा कि आखिर इंदिरा गांधी को अपने बेटे संजय गांधी से डर क्यों लगता था? कांग्रेसी और कांग्रेस समर्थक और सभी विपक्षी दल नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हैं कि नरेंद्र मोदी भगवाकरण कर रहे हैं, सबको तिलक लगाने पर, भगवा कलर पहनने पर मजबूर कर रहे हैं। भाई साहब, कम से कम भगवा तिलक लगा रहे हैं, भगवा कलर पहना रहे हैं। 1975 से 1977 के बीच में हुई नसबंदी को आप भूल चुके हैं क्या? कम से कम पकड़कर जबरदस्ती किसी की नसबंदी तो नहीं करवा रहे हैं नरेंद्र मोदी। कम से कम नरेंद्र मोदी के शासन में आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जैसे शब्द सुनने को मिल रहे हैं। तो आप भूलिए मत, जो स्वतंत्रता आपको मिली है उसका सम्मान करें, भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान करें। कांग्रेस समर्थक और सभी विपक्षी दल नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हैं कि नरेंद्र मोदी सिर्फ हिंदुत्व का नारा लगाते हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी भी जवाहरलाल नेहरू की तरह, जो कि एक कश्मीरी पंडित थे, वो हर जगह जाकर गाएं? मैं पढ़ना चाहूंगी। By education I am an Englishman, by views an internationalist, by culture a Muslim and a Hindu only by accident of birth। तो आप क्या चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जमीन पर पैदा हुआ एक हिंदू अंग्रेजी भाषा का गुणगान गाए, विदेश का गुणगान गाए, अपनी मिट्टी का रंग भूलकर अंग्रेजों की चादर ओढ़ कर सो जाए? ऐसा नहीं हो पाएगा। हाल ही में श्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में भाषण दिया, अंग्रेजी भाषा में दिया। उसके लिए बहुत सारे लोगों ने श्री नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाया। क्यों भाई, मजाक उड़ाने की क्या जरूरत है? अगर हमारे प्रधानमंत्री को, मुझे या आपको या किसी को भी अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं है, तो उसमें मजाक उड़ाने वाली बात क्या है? हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारी भाषा, हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है।
हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी बन सकती थी अगर जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने रोड़ा नहीं लगाया होता। गर्व से कहो कि हम हिंदी है और गर्व से हिंदी में बात करो। कब तक अंग्रेजों के तलवे चाटोगे आप? मुझे गर्व है कि मेरा पीएम, मेरा प्रधानमंत्री एक खराब अंग्रेजी में भाषण देता है, पर जब वह हिंदी में बोलता है तो उसका कोई तोड़ नहीं है। जिस तरह की हिंदी मेरा प्रधानमंत्री बोलता है उस तरह की हिंदी आप में से कोई भी नहीं बोल सकता। इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं कि आपको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं है या आपके प्रधानमंत्री को अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं है। गर्व से हिंदी में बात करो। संस्कृत और तमिल, these two are the oldest language। पहली है तमिल, दूसरी है संस्कृत। संस्कृत और हिंदी ही हमारी भाषाएं हैं। अंग्रेजी तो हमने दूसरों से उधार में ली है। तो अंग्रेजी ना आने पर ना तो शर्मिंदा हो, ना ही जिसे अंग्रेजी ना आती हो उसका मजाक उड़ाए। खुशहाल रहे, सबका सम्मान करें। भारत माता की जय।